ओके, सो एक ये क्वेश्चन अपना बच रहा था। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने आंसर दिया था वो आंसर था शायद बी या डी में से कोई एक, लेकिन इसका आंसर जो आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। तो आप एक बार इसको फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से आप परफॉर्म यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स PQR जिनका वर्क फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। अ लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ्स, अलग अलग वेवलेंथ की इसमें लाइट्स हैं, आर with equal intensities illuminate each of the plates। ठीक है, तो करेक्ट IV ग्राफ, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ आपको यहाँ पे पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, अब जब अलग अलग लाइट्स यहाँ पे है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मेटल सरफेस है, कोई भी एक मेटल सरफेस आप अगर उठाते हैं तो इस मेटल सरफेस पे जब लाइट गिरेगी, जब लाइट इंसिडेंट होगी, तो उस लाइट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा हो सके, तभी तो वो यहाँ से बाहर निकाल पाएगी। अब सोचो कि इस लाइट में 3 सर इधर वेवलेंथ्स आई है। इंटेंसिटी नहीं है। नहीं, आई करंट है यहाँ पे। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि बताइए, अपन बात कर रहे थे कि कितनी, यहाँ पे अगर 3 वेवलेंथ हैं तो उन तीनों के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है E1 E2 और E3, हर एक वेवलेंथ की अपनी अपनी एनर्जी होगी। वो एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए जो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएंगे, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि कितना करंट रहेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उतना करंट यहाँ पे हम मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला जो आपको प्लेट दे रखी है, प्लेट PQR, 3 प्लेट्स है ना, इसके लिए वर्क फंक्शन है 2, और जो यहाँ पे वेवलेंस है 550, 450 एंड 350। तो अपन यहाँ E1 देख लेते हैं। E1 करस्पॉन्डिंग टू 550 लैम्डा, ये देख लेते हैं नैनोमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी तो E1 आएगी 12400 डिवाइडेड बाय 5500। इसको मैंने एंगस्ट्रम में कन्वर्ट किया, नैनोमीटर को एंगस्ट्रम में कन्वर्ट किया और यहाँ पे पुट किया, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास एनर्जी आ जाती है यहाँ से। ये एनर्जी लगभग आएगी 2.25। 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास। ऐसे ही जब आप E2 कैलकुलेट करेंगे, E2 आपको दे रखा है करस्पॉन्डिंग टू 450 नैनोमीटर्स। तो E2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 12400 डिवाइडेड बाय 450, तो 4500 एंगस्ट्रॉम में। ये कितना आ जाएगा? लगभग 2.75। 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ऐसे ही जो E3 अपन देखेंगे वो आपको करस्पॉन्डिंग दे रखा है 350 नैनोमीटर्स। तो यहाँ से E3 आप जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12400 डिवाइड बाय 3500 इन एंगस्ट्रॉम। 3.54। 3.54। हाँ। ये आपके पास तीनों एनर्जीज आ गई। अब ये जो एनर्जीज नहीं है, ये एनर्जीज वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन कौन से वर्क फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपको? देखो, P के लिए है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो तीनों एनर्जीज आई है ना अपने पास, वो तीनों ही एनर्जी इस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ज्यादा ही है। मतलब P के केस में तीनों जो है E1 E2 E3, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट करा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। P के केस में तीनों की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। इक्वल इंटेंसिटीज की यहाँ पे लाइट्स हैं तीनों वेवलेंथ से, मतलब हर एक के नंबर ऑफ फोटोन्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे वो भी यहाँ पे तीनों की वजह से आ जाएंगे। Q के केस में अगर देखूं तो Q के केस में Q का जो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, देखिए दिस इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो 2.5 के केस में ये E1 जो है ये तो एमिट नहीं करा पाएगा, क्योंकि दिस एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन। कौन कौन करा पाएंगे? ये और ये। तो सिर्फ E2 एंड E3 आर देयर जो वहां पे एमिट करा पाएंगे। और ऐसे ही जब आप R के केस में देखेंगे तो सिर्फ E3 ऐसा है जो एमिट करा पाएगा। देखिए R के केस में वर्क फंक्शन इज 3, तो सिर्फ E3 ऐसा है जो इसको एमिट करा पाएगा, ये और ये दोनों एमिट नहीं करा पाएंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पे एमिट होंगे जिस एनर्जी की वजह से, वो
ज्यादा करंट वहां पास करेगा। तो करंट शुड बी मोर इन पी देन इन क्यू देन इन आर। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, करंट शुड बी मोर इन पी देन इन क्यू देन इन आर। और फिर इनका अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल पे देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तीनों के अलग अलग है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जानते हो ना, जहां से वो ऐसा आना है, तो ये जो पॉइंट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये इसका यहाँ पे, इसका इसका यहाँ पे, तो तीनों धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप काइनेटिक एनर्जी से देख सकते हो, तो वो भी आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। सो इसका आंसर शुड बी ऑप्शन ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? यस नो? यस सर। हाँ, Yes, करंट sir. सेम नहीं, करंट सेम नहीं होगा इनमें, करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। और जिसमें सबसे ज्यादा हाँ करंट आएगा जहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था जो अपने को डिस्कस करना था। अब अपन आते हैं कुछ डाउट्स पे। एटम्स में तो ऐसा कुछ नहीं था आई गेस। ये क्वेश्चन दीपांशु का था, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाउट्स पे आ जाते हैं। दीपांशु ने एक क्वेश्चन भेजा था, ये जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन था, पेपर 2 में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पे ऐसा एक पानी से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज टॉप व्यू। जो यहाँ दिख रहा है ना आपको, दिस इज टॉप व्यू। ऐसा एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का बर्तन है, ये इस तरीके से एक टेबल पे रखा हुआ है। नीचे यहाँ पे टेबल बना दीजिए। ओके, ऐसा एक टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके का सेक्शन बना रखा है। ओके, ऊपर से आप इसको देख रहे हैं, ये जो व्यू दिख रहा है ये टॉप व्यू है। तो अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ पे आपने एक वायर रखा हुआ है अंदर। वायर कहाँ पे रखा हुआ है? 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कहाँ से? इस एक एज से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये वायर है, और ये वायर अंदर अंदर की तरफ एक्सटेंडेड है, अंदर उतरा हुआ है। आप ऊपर से देख रहे हैं तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, ये अंदर की तरफ है पूरा। यहाँ से एक बंदा है जो इस वायर को देख रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट दे रखी है, यहाँ से एक बंदा इसको देख रहा है। पूछा गया कि इस बंदे को इसकी दो इमेजेस दिखती हैं, एक I1 दिखती है, एक I2 दिखती है, और दोनों सिमेट्रिक हैं, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों इमेजेस सिमेट्रिक हैं, यहाँ पे दे रखा है। तो पूछा गया बताइए इन दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस बिटवीन I1 और I2 कितना है? ये लार्ज स्क्वायर कंटेनर है और थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स हैं, ये सारा दे रखा है। केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसा सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप अगर इसको इस तरीके से मानते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्योंकि इस एज से ये लाइन ऑफ साइट पास हो रही है, तो दो इमेजेस नहीं दिख सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, सीधा सीधा यहाँ पे ये पास हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन हमें लेना पड़ेगा। अजम्पशन क्या होगा? नियर नॉर्मल इंसिडेंस का अजम्पशन है कि जो रे यहाँ से बाहर निकल रही है वो इस तक पहुंच रही है, ऐसे वो इस तक ऐसे पहुंच रही है, और इस वजह से इसको दो इमेजेस दिखेंगी। वो दो इमेजेस की अपने को बात करनी है। तो उन दो इमेजेस की जब बात करेंगे तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस अपन लेते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं कि नियर नॉर्मल इंसिडेंस जब कंसिडर कर लिया, तो लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट ए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और अंदर है पानी। यहाँ पे क्या है? पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये हिसाब ऐसा हो गया कि आप अपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ वाला कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये लेंथ आपके पास है, दिस लेंथ इज 12 cos 45 डिग्री, यानी 12/√2, ये आपके पास लेंथ है। तो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, क्योंकि यहाँ से देखें तो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ। तो डी एक्चुअल आपको पता है 12/√2 सेंटीमीटर्स। डी अपेरेंट आपको कैलकुलेट करना है। इसका म्यू आपको दे रखा है 4/3, बाहर एयर है उसका आप ले सकते हैं 1। तो डी अपेरेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? क्या लिखते थे? डी एक्चुअल बाय डी अपेरेंट, या डी अपेरेंट बाय डी एक्चुअल। मैंने बोला था इसको याद करने का आसान सा तरीका क्या है कि जब आप पानी में देख रहे हैं, जब आप बाहर से देख रहे हैं पानी के अंदर, तो ये चीज आपको उठी हुई दिखेगी। उठी हुई दिखेगी मतलब ये आपको यहाँ पे कहीं पे दिखेगी, ये इसकी इमेज बनने वाली है। तो जो डी अपेरेंट है वो डी अपेरेंट डी एक्चुअल से कम मिलता है। तो आप देख लीजिए, फॉर्मूला अपने को पता ही है। हाँ, डी अपेरेंट बाय डी एक्चुअल कम आना चाहिए, तो बाहर वाला 1/4/3। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ उसको कि मुझे पता है कि पानी में जब देख रहे हो अपेरेंट डेप्थ कम होनी चाहिए, तो यहाँ म्यू भी कम वाला ले लो,
एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है तो म्यू ज्यादा वाला ले लो। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन रहता है मुझे कई बार। आपको जैसे याद है अच्छी बात है, पर याद होना चाहिए, बस बात इतनी सी बात है। तो ठीक है, यहाँ पे अपन देख पाएंगे इसको, डी अपेरेंट यहाँ से मिल जाएगा आपको डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, डी एक्चुअल इज 12/√2 इंटू 3/4, कितना है ये 9/√2। दिस इज दी डी अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ आ गई। अब अपेरेंट डेप्थ एक बार मिल गई आपको, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ पे आपकी पहली इमेज बन रही है, एंड दिस इमेज, ये डिस्टेंस अपने को समझ में आ गई, दिस डिस्टेंस इज 9/√2। हमेशा सरफेस से देखते हैं ना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ गई 9/√2। अब आपको पूछा गया है कि ऐसी एक इमेज यहाँ भी बन रही होगी I2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप पता नहीं है आपको। तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, ये वाला, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये I1 है। अगर ये डिस्टेंस मिल गई अपने को x, तो 2x इज माई आंसर, है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपने को देखनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो आगे सरफेस तक की डिस्टेंस आ रही थी ये वाली, दिस डिस्टेंस वाज 9/√2, दिस टोटल डिस्टेंस वाज 12/√2, तो ये बची हुई डिस्टेंस हो गई 3/√2, और दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो x मुझे मिल जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 3/√2 साइन 45 डिग्री, यानी ये आ गया 3/2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 2x आएगा, यानी 3। तो 3 सेंटीमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इमेजेस। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ पे अजम्पशन आपको लेना था, सॉरी, यहाँ पे अजम्पशन आपको लेना था नियर नॉर्मल इंसिडेंस वाला, कि ये जो रेज यहाँ जो रेज आ रही है वो इस तरीके से नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, ये अपने को देखना है। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि लार्ज साइज कंटेनर है, लार्ज स्क्वायर कंटेनर है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये एकदम आप बिल्कुल पास में मान सकते हैं, नियर नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लार्ज साइज है, इसका मतलब बहुत बड़ा साइज में होगा ये। तो जो 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, वो आप एकदम यहाँ पे पास में कहीं मान लीजिए, पास में मानेंगे तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस कंसिडर इसको किया जा सकता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, इसका करने का तरीका है। क्लियर है दीपांशु यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तूने एक क्वेश्चन और पूछा था ना, देखने देना जस्ट, तेरा एक क्वेश्चन वो स्केल वाला कुछ कुछ था ना। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन तेरा ये था कि एक मीटर स्केल है अपने पास, एक ऐसी मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल को आपने एक साइड यहाँ पे पहले 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहीं 90 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है। तो आपने एक फिंगर यहाँ रखी हुई है, अपने एक फिंगर यहाँ रखी हुई है, दोनों साइड की इंडेक्स फिंगर्स हैं। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं पता सुन लीजिए। पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर्स। आपने अपने दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर्स को ऐसे रखा सामने, इसके ऊपर रख दी स्केल। ठीक है, इसके ऊपर रख दी स्केल। देखो यहाँ पे ऐसा बता देता हूँ मैं, ये स्केल है, आपने इसको ऐसा रखा हुआ है। ओके, तो एक पॉइंट को आपने रखा है 0 पर, एक पॉइंट को रखा है 90 पे। राइट वाला जो है ना, देखो यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, ये 90 पे रखा है, और ये जो है एग्जैक्ट 0 पे रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने जब मूव करते हैं हाथ को, तो आप पहले लेफ्ट को मूव कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस तक, उसके बाद फिर आप राइट को मूव करेंगे कुछ डिस्टेंस तक। तो ये आपसे पूछा गया है कि आप कितना कितना इसे मूव कर सकते हैं, ताकि स्केल डिसबैलेंस ना हो, इम्बैलेंस ना हो। तो अब पहला बोला गया कि ये यहाँ से यहाँ तक पहले लेफ्ट को मूव करता है। तो लेट्स से जब लेफ्ट को मूव करेगा, ये कहीं यहाँ पे ले आएगा, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला सपोर्ट तो फिक्स्ड है क्योंकि इसको आपने नहीं हिलाया, राइट वाला भी फिक्स्ड है, आप इसको यहाँ कहीं ले आए, दिस डिस्टेंस इज x1। ओके, अब फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखे हैं। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो स्टैटिक का दे रखा है वो 0.4 दे रखा है, और जो डायनामिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है वो 0.32 दे रखा है। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे नॉर्मल n1 है, यहाँ नॉर्मल n2 है, तो जो फ्रिक्शन लगेंगे, आप क्योंकि फिंगर को स्लाइड कर रहे हो अंदर की तरफ, तो फिंगर पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है वो लगेगा पीछे, स्केल पे लगेगा इस डायरेक्शन में। तो स्केल पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे एक लग रहा है F1, और यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लग रहा है F2, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है F2। अगर ये इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे फोर्सेस भी बराबर होना चाहिए, इनका टॉर्क भी बराबर होना चाहिए। ये सारे अपने पास यहाँ पे हिसाब किताब है। तो अब अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो फ्रिक्शन को लिखा जा सकता है यहाँ पे क्या, F1 शुड बी इक्वल टू F2,
दूसरी बात टॉर्क, अगर मैं सेंटर के बाद टॉर्क लेता हूँ तो टॉर्क भी बराबर होने चाहिए। मुझे पता है कि 90 सेंटीमीटर पे है, सेंटर होता है 50 सेंटीमीटर पे, तो मतलब ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अगर मैं एक तो इक्वेशन ये है, आप F1 भी लिख सकते हो। F1 इज, क्योंकि वो काइनेटिक थे चल रहा था, तो के म्यू के इंटू N1, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, म्यू के यहाँ पे यूज होंगे, और यहाँ पे नॉर्मल N1 है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है क्योंकि फिक्स्ड है ये, और नॉर्मल यहाँ पे N2 है, तो यहाँ लिख सॉरी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको म्यू एस इंटू N2। ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई फ्रिक्शन से रिलेटेड। दूसरी इक्वेशन आप टॉर्क से बना सकते हैं। तो टॉर्क जब मैं बैलेंस करूंगा अबाउट सेंटर यहाँ से, तो एक टॉर्क किसका आएगा, एक टॉर्क किसका आएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। सो N1 इंटू x1 इज इक्वल टू N2 इंटू 40 सेंटीमीटर्स। देखिए यहाँ से टॉर्क ले रहा हूँ, ये फोर्स N1 है, ये डिस्टेंस x1 है आपके पास, जैसे ये डिस्टेंस 40 है क्योंकि ये फिक्स था, ये नॉर्मल N2 है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों तरफ N1, यहाँ भी N1 है, यहाँ N2 है, यहाँ भी N2 है, डिवाइड कर देता हूँ, N1 N2 हट जाएंगे, उनकी झंझट खत्म हो जाएगी। तो जब डिवाइड किया तो यहाँ से मिला x1 बाय म्यू के इज इक्वल टू, यहाँ से मिला 40 बाय म्यू एस। इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, यहाँ से आपको x1 मिल जाएगा 40 इंटू म्यू के बाय म्यू एस। म्यू के आपको दे रखा है 0.32, ये आपको दे रखा है 0.40, यहाँ से आया 32 सेंटीमीटर्स। तो x1 आ गया 32 सेंटीमीटर्स। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप राइट वाले को मूव कर रहे हैं, लेफ्ट वाले को मूव करके आप 32 तक ले आए, अब आप मूव कर रहे हैं राइट वाले फिंगर्स को, सॉरी, अब आपने इसको तो यहाँ फिक्स कर रखा है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर से, ये लेफ्ट वाली तो यहाँ फिक्स हो चुकी है। अब आपने राइट को मूव किया, जो राइट पहले यहाँ था 90 पे, अब आप इसको मूव करके कहीं यहाँ तक ले आए, और आपसे ये डिस्टेंस बेसिकली पूछी गई है XR। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये XR कितना होगा। तो अब इस XR को निकालने का तरीका फिर से कि ये अगर N3 है, ये अगर N4 है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेंगे वो फ्रिक्शन लगेंगे कौन कौन से, F3, और यहाँ फ्रिक्शन लगेगा F4। अगेन बराबर होना चाहिए, यहाँ जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि इस बार इसको मूव किया है और ये रेस्ट पे है। तो फिर से वही दो इक्वेशंस बन जाएंगी, F3 शुड बी इक्वल टू F4, यानी म्यू एस इंटू N3 शुड बी इक्वल टू म्यू के इंटू N4। ये एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली टॉर्क बैलेंस करेंगे तो N3 इंटू x1 जो 31 सेंटीमीटर आपने पहले निकाला था इज इक्वल टू N4 इंटू XR। फिर से वही बात है, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, आपको अपने आंसर फाइनली मिल जाएंगे। तो आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से मिलेगा x1 बाय म्यू एस, इधर से मिलेगा XR बाय म्यू के। तो XR आपको कैलकुलेट करना है, आ जाएगा x1 इंटू म्यू के डिवाइडेड बाय म्यू एस। x1 was 32 into 0.32 by 40, 0.40। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनली, 32, ये है 8 से कैंसिल होता है तो 4/5, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ रहा है 6.4 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 25.6 सेंटीमीटर्स। दिस इज योर XR, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ठीक है दीपांशु, क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है? हाँ सर। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगती है, एक बार समझ में आ गया फिर कैलकुलेशन में तो कोई खास बात यहाँ पे है नहीं। क्वेश्चन में फिर से बता देता हूँ जिन लोगों को लिए नया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्केल यहाँ पे, एक मीटर स्केल यहाँ पे, ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। एक मीटर स्केल यहाँ पे है, आपने दोनों इंडेक्स फिंगर्स से उसको सपोर्ट कर रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप पहले लेफ्ट वाले फिंगर को अंदर की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड सेंटर, तो एक पोजीशन आने के बाद आप उसको और आगे मूव नहीं कर सकते, अगर मूव करेंगे तो स्केल जो है इम्बैलेंस होकर गिर जाएगी। तो आप उस पोजीशन तक उसको ले आए। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स यहाँ दे रखे हैं, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो राइट हैंड पे लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाला मूव हो रहा है तो लेफ्ट वाले पे काइनेटिक लगेगा। उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने पहली सिचुएशन बना ली, यहाँ पे दोनों फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ ये दो फोर्सेस है और कोई फोर्स इन पे नहीं है, और क्योंकि इक्वेशन जो स्केल है वो इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए। तो एक यहाँ से आ गया। टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं अबाउट सेंटर, तो नॉर्मल के टॉर्क दोनों पन्ने बैलेंस कर ले, यहाँ से फ्रिक्शन के टॉर्क नहीं होंगे क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इनके कोई टॉर्क नहीं होंगे। तो ये दो इक्वेशंस बना के अपन ने पहले x1 निकाल लिया कि आप लेफ्ट को कहाँ तक मैक्सिमम मूव कर सकते हैं। अब आपको बोला कि लेफ्ट को जहां तक ले आए वहां फिक्स कर दीजिए, जो राइट 90 पे था उसे आप
और सेंटर की तरफ लेके आइए। आप उसे भी किसी एक पोजीशन तक ही लेके आ पाएंगे और वो पोजीशन आपसे पूछी गई है। आपसे पूछा क्या गया है कि सेंटर से वो डिस्टेंस बताइए जहां तक आप इस राइट वाले को लेके आ पाएंगे यहाँ पे। तो ये एक्स आर आपसे पूछा गया था। तो फिर से वही दो बातें हो गई। इस बार आप राइट को लेके चल रहे थे तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे, लेफ्ट वाला स्टैटिक था तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। उससे आपने फिर से टॉर्क की इक्वेशन बनाई और आपका फाइनल आंसर आ गया यहाँ से दिस। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सर हाँ सर हम लोग वो डी टाउ बाई डी एक्स इक्वल टू 0 से कर सकते हैं क्या? क्या क्या? डी टाउ बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मतलब डी टाउ बाई डी एक्स इक्वल टू 0, हाँ ये क्या है? मतलब टॉर्क तो कौन मतलब 0 ही होगा ना, बैलेंस होगा तो मैं ऐसे सोच रहा था। तो टॉर्क 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क विद एक्स, ये 0 कैसे कर सकता है तू? यस सर। चलो ठीक है, तो ये आपके डाउट हो गए। इसके अलावा श्रेय है क्या? श्रेय या गया? चलिए अभी श्रेय नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही डाउट्स थे। ओके, और किसी का कोई डाउट है तो बताओ या खत्म करते हैं नहीं क्लास? सर। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अच्छा, अगला रिवीजन किसका करना है ये बता दो। सर मॉडर्न एसी तो सर्किट। एसी सर्किट्स, ठीक है, एसी का करते हैं नेक्स्ट। ओके चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। और तुम्हारा बाय डेट अनाउंस हो सर। गई ना जेई की? हाँ सर। यस सर। तो अब फिर तैयारी एकदम शुरू कर दो बढ़िया। यस सर। हाँ यस सर। बिल्कुल, इस बार अच्छे से लाना है मार्क्स। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। बाय।